हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय चैप्टर 8 कार्बन व इसके यौगिक। इसका आज हम पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 6 में हमने पढ़ा था कि जो एल्कीन के सूत्र होते हैं उन सूत्र से नामकरण कैसे करते हैं, और एल्कीन के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया था कि उनके कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पे हम एल्कीन को पहचान सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्कीन का नामकरण करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से नियम हैं वो यूज में आते हैं, और उन नियमों का उपयोग करते हुए हम कुछ एल्कीन है उसके नामकरण भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नामकरण के नियम वो देखने हैं, नामकरण के नियम। तो जब नामकरण के नियम हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहला नियम है वो हमें ध्यान में रखना है, वो है कि जब एल्कीन का नामकरण करते हैं तो एल्कीन का नामकरण करते समय एल्कीन का नामकरण करते समय कार्बन परमाणु की द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु की द्विबंध युक्त यानी जिसमें द्विबंध हो, द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी जिसमें द्विबंध हो वो द्विबंध वाली सबसे लंबी श्रृंखला है उसका चयन किया जाता है। सेकंड, इसमें ध्यान रखना है, आपको पता है कि भाई जो श्रृंखला से बाहर है समूह है वो क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। सेकंड, जो इसमें मुख्य नियम है वो ध्यान में रखना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से दिया जाता है जिस दिशा से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। एल्केन में हमने पढ़ा था कि प्रतिस्थापियों को कम अंक मिलने चाहिए, लेकिन एल्केन में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी द्विबंध श्रृंखला में आए तो द्विबंध को कम से कम अंक मिल जाने चाहिए। तो मुख्य जो दो बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। और जो अन्य नियम हमने पढ़े, अन्य नियम जैसे प्रतिस्थापियों वाला जितने भी जो नियम है, अन्य नियम एल्केन वाले लागू करने हैं। एल्केन वाले जो अन्य नियम है वो आपको क्या करने हैं, लागू करने हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें देख लिया कि भाई एल्केन है उसके नामकरण के कौन कौन से नियम हैं। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो नामकरण के हमने नियम बना लिए, ठीक है, अब उसके आधार पे हम कुछ सूत्र लिखेंगे और उन सूत्रों का नामकरण है वो करने वाले हैं। तो ये 3 नियम मुख्यतः ध्यान में रखने हैं। पहला है कि जिसमें द्विबंध युक्त श्रृंखला है उसी का चयन करना है। श्रृंखला तो बहुत सारी मिल सकती है, लेकिन जिसमें द्विबंध आए वही श्रृंखला आपको चुननी है। और कार्बन का अंकन उस दिशा से देना है जिस दिशा से द्विबंध को कम से अंक मिले, और जो अन्य नियम वो एल्केन वाले लागू होते हैं। तो इस प्रकार ये जो नियम है, इस नियम का उपयोग करते हुए हम आसानी से जो एल्कीन है उसका नामकरण कर सकते हैं। अब मैं कुछ सूत्र लिखूंगा, अब उस सूत्र का हम नामकरण करेंगे। तो नामकरण के लिए जैसे हमें पता है कि सबसे छोटी जो एल्कीन होती है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, C2H4, C2H4। अब भाई इसका नामकरण करना है। तो नामकरण में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है और चयन में उस श्रृंखला को चयन करना है जिसमें द्विबंध हो। तो हमने ये श्रृंखला चुन ली, इसमें देखो द्विबंध आ रहा है, पहला नियम लागू हो गया। सेकंड नियम हमें लगाना है कि जो कार्बन को अंक दे तो कार्बन को अंक उस दिशा से देंगे जिधर से क्या हो, द्विबंध को कम से कम अंक मिलने चाहिए। अब जैसे बोलो यहाँ से दो चाहे इधर से दो, 1 नंबर पे द्विबंध आ रहा है तो हमने इधर से दे दिया कि इधर से भी दे सकते हैं। इस स्थिति में, हर स्थिति में नहीं दे सकते, लेकिन इस स्थिति में या तो इधर से भी दे सकते हैं और इधर से भी दे सकते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं भाई। तो नामकरण जैसे हम करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले पता आपको क्या आएगा, पूर्व लग्न, उसके बाद में क्या आता है, अनुलग्न, पूर्व लग्न और अनुलग्न, ये हमने लगा दी। अब बताओ पूर्व लग्न है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे, कितने कार्बन परमाणु, 2 है, तो 2 कार्बन परमाणु को हम क्या बोलते हैं, एथ। ठीक है। और इसमें अनुलग्न क्या लगता है, जिसमें द्विबंध हो तो क्या लगता है, इन, एथ प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगी, एथीन। ठीक है। अब देखो एक चीज, ये नाम भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखो द्विबंध कितने कार्बन पे जुड़ा है, द्विबंध कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे, तो इसका नामकरण क्या होगा, 1-एथीन। तो इसका नामकरण क्या होगा, 1-एथीन। तो इस प्रकार हम आसानी से जो कार्बनिक यौगिक हमें दिए जाए उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण देख के हम चलते हैं, कुछ उदाहरण है उसको हल करेंगे। जैसे हमने लिख दिया C ये हमने लिख दिया। इस प्रकार हमने एक संरचना सूत्र बना दिया। अब भाई नामकरण करो इसका। पहला नियम लंबी श्रृंखला का चयन, ये लो। सेकंड नियम है कार्बन को अंकन देना, कार्बन को अंक उस दिशा से जिस दिशा से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, तो द्विबंध को कम इस दिशा से अंक मिल रहे हैं। तीसरा, जब नामकरण करते हैं तो हमें पता है कि भाई प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करते हैं। अब प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी तो इसमें है नहीं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बताओ, मेथ 1, सेकंड जो एथ और थर्ड में प्रोप, तो 3 कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोप लिख दिया। डबल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या लगता है, इन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब प्रोपीन तो हो गया, लेकिन इसमें द्विबंध कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपीन। तो इस संरचना का नाम क्या बना सकते हैं, 1 प्रोपीन। उसी प्रकार चलो 1-2 संरचना और देखते हैं। हर एक उदाहरण देखते चलेंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी परीक्षा में कैसा भी भले पूछे तो उसको हम आसानी से हल है वो कर सकते हैं। फिर जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया, ये 5 कार्बन वाले, ये लिख दिया। अब इसमें देखो हमें नियम कहता है सबसे पहले लंबी श्रृंखला जिसमें द्विबंध हो, तो ये लंबी श्रृंखला है, इसमें द्विबंध है, चयन कर लिया। और चयन करने के उपरांत कार्बन को अंक देना है और उस दिशा से देना है जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो इधर देखो 1-2 नंबर पे क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 और 5 कार्बन है तो उसको क्या लिखते हैं, पेंट, और द्विबंध है तो क्या लगेगा,
इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। तो क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। अब हम प्रतिस्थापी वाले हैं एक दो उसके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया इस प्रकार, और यहाँ पे लिख दिया Cl, इधर लिख दिया H, इधर भी H, ये H, और इधर भी H, ये लिख दिया। अब इसका देखो वही नियम है, लंबी श्रृंखला जिसमें द्विबंध हो, चयन किया। अब चयन करने के पश्चात सबसे पहले जब नामकरण करते हैं तो प्रतिस्थापी का करते हैं, ये जो नियम हमारा कहता है। अब इसमें क्या है, कार्बन को अंक देंगे किधर से, जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। अब इधर यह नहीं कि भाई प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, इसमें देना है द्विबंध को, तो द्विबंध को हमने अंक दे दिए। अब इसका नामकरण करो। 4 नंबर पे क्या जुड़ रखा है, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। 1 नंबर पे क्या है, द्विबंध है, तो जब 4 कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। और द्विबंध है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो। 4 नंबर पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो। 1 नंबर पे द्विबंध है तो 1, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, द्विबंध है तो क्या आएगा, इन। तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें 2 प्रतिस्थापी हो, वो भी अलग अलग कार्बन परमाणुओं पे। चलो क्या दिक्कत है। इस प्रकार हमने ये लिख दिया, इधर हमने Cl लिख दिया, इधर ये H लिख दिया, इधर CH3 लिख दिया, और ये H, ये H और ये H। इस प्रकार हमने संरचना तैयार कर ली। अब इसका नामकरण करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, लंबी श्रृंखला का चयन करो जिसमें द्विबंध हो। तो हमने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। सेकंड, इसमें श्रृंखला से बाहर रहे समूह क्या होते हैं आपको पता है, प्रतिस्थापी। तो हमने प्रतिस्थापी है उसका भी पता कर लिया। अब देते हैं कार्बन को अंक। तो कार्बन को अंक किधर से देंगे, जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। अब देखो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे द्विबंध आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर 2 नंबर पे, 2 नंबर पे द्विबंध आ रहा है। चॉइस तो हमारी बनती है कि भाई हम किधर से भी अंक दे लें। अब भाई ये प्रतिस्थापी का यहाँ लफड़ा है। अब प्रतिस्थापी जब आए तो देखो इधर से ये प्रतिस्थापी 1 नंबर पे जुड़ा है, इधर से 2 नंबर पे जुड़ा है, तो वरीयता हम इधर से दे सकते हैं। तो 1 कार्बन 2 3 और ये 4। अब हमने अंक दे दिए। अब अंक देने के पश्चात जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले प्रतिस्थापी है उसका नामकरण करते हैं। तो प्रतिस्थापी का नामकरण करो देखें। 1 क्लोरो, 1 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, 1 क्लोरो। 3 मेथिल, 3 नंबर पे क्या है, मेथिल। तो 1 क्लोरो 3 मेथिल। अब देखना 1 2, तो इधर क्या लिख दो 2। तो 1 क्लोरो 3 मेथिल 2। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। और द्विबंध है तो क्या लगा देंगे, ब्यूटीन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मेथिल 2 ब्यूटीन, 1 क्लोरो 3 मेथिल 2 ब्यूटीन। तो इस प्रकार हम ये जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसी में कुछ प्रमुख जो है कार्बनिक यौगिक उसका नामकरण भी हम करके देखते हैं। जिसमें अब जो अगला उदाहरण हम समझने वाले जिसमें 2 द्विबंध एक साथ आ जाए, तो उन यौगिकों का नामकरण हम किस प्रकार करते हैं जिसमें
दो द्विबंध एक साथ उपस्थित हो। जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे CH, C, यहाँ पे C, इस प्रकार ये H, ये H। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये ऐसी श्रृंखला है, अब इसमें दो जगह द्विबंध आए तो उन यौगिकों का नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है। अब इन यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले नियम लगाने हैं लंबी श्रृंखला का चयन, और लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो चयन उस दिशा से करेंगे जिधर से क्या मिले, द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो द्विबंध है तो हमने श्रृंखला चुन ली, कम से कम इधर से भी एक नंबर पे, इधर से भी एक नंबर पे, तो इसको हमने नाम दे दिया। तो अब देखो एक नंबर पे द्विबंध आ रहा है और 3 नंबर पे भी क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है। तो जब इसका नामकरण किया जाता है तो हम लिख सकते हैं इसका 1 3 4 कार्बन को हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूट या ब्यूटा, 1 3 ब्यूटा डाईइन। तो इसमें देखो डाईइन है, डाईइन क्यों लगाया, क्योंकि द्विबंध है वो क्या है, 2, तो डाईइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 ब्यूटा डाईइन। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्यूट, ये ब्यूट है इसको पहले लिख लो, ब्यूट 1 3 डाईइन, ब्यूट 1 3 डाईइन। तो इस प्रकार हम यदि दो द्विबंध आ जाए तो उसका नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अब क्या पढ़ा, हमने एल्कीन है उसके कुछ सामान्य नियम पढ़े और कुछ संरचनाओं के आधार पे हमने एल्कीन के नामकरण किस प्रकार किया जाता है वो सब अभी देखा है। अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं एल्काइन का नामकरण। हमने एल्कीन पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे एल्काइन का नामकरण। अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का जो नामकरण करते हैं तो उसमें जो मुख्य नियम है उन नियमों से पहले हम देखेंगे जैसे इनकी कौन कौन से गुण हैं मुख्य मुख्य, उनके बारे में हमें जानकारी रखना आवश्यक है। तो उसके लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्काइन क्या है, असंतृप्त। एल्काइन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड ध्यान रखना है, इनका जो सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। थर्ड इसमें आपको ध्यान रखना है, इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है, त्रिबंध होता है। एक ये चीज ध्यान रखनी है, इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होता है। थर्ड इसमें आपको ध्यान रखनी है, एल्काइन जो होते हैं उनमें जब नामकरण करते हैं तो अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, YNE या आइन लगाया जाता है, YNE या आइन लगाया जाता है। तो इस प्रकार
ये जो चार मुख्य बातें हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। और जो एल्काइन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध होता है? त्रिबंध होता है। और अनुलग्न के रूप में जब इसका नामकरण करते हैं तो क्या लगाते हैं? आयन लगाया जाता है। और एक जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपने एल्कीन में पढ़ी थी, तो एल्काइन में भी जो लघुत्तम सदस्य होता है, श्रृंखला का लघुत्तम सदस्य, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? कार्बन परमाणु की संख्या, लघुत्तम सदस्यों में कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है। यानी कम से कम 2 कार्बन परमाणु वाली एल्काइन का निर्माण हो सकता है। उसके बाद भी हम कितनी भी लंबी एल्काइन बना सकते हैं, लेकिन जो कम से कम जो एल्काइन है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 है वो कार्बन परमाणु की संख्या उपस्थित होनी चाहिए। तो हम इन मुख्य बातों का ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं? आसानी से एल्काइन है उनका निर्माण कर सकते हैं, उनका जो सूत्र है वो तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ये सूत्र के बारे में साथ साथ। अब यहाँ पे जैसे मान लो इसको फिर से देखते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब इसको कैसे यूज में लेते हैं वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे n क्या है? n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। ठीक है भाई, कार्बन परमाणु की संख्या है। तो जैसे मान लो n बराबर यदि 2 हो, जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन n बराबर 2 हो तो एल्काइन का सूत्र लिखिए। एल्काइन का सूत्र लिखिए जिसमें n का मान कितना है? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं CnH2n-2। अब इसमें मान रखते हैं n बराबर 2, तो C n की जगह रख दिया 2, H 2 इंटू n की जगह क्या रख दिया? 2 माइनस 2। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C2H 2 दूना 2 कितने हो गए? 4, 4 में से 2 गए, कितने हो गए? 2। तो सूत्र क्या हो जाएगा? C2H2। अब देखो जब ये सूत्र हमारे पास हो तो हम इसको लिख सकते हैं, बोलो। C2 लिख दिया, H2 लिख दो, एक ये रहा और एक ये रहा। कार्बन की संयोजकता है उसको कंप्लीट कर दो। अब कार्बन की संयोजकता हमें पता है कितनी होती है? 4 होती है, तो 3 संयोजकता यहाँ पे लगा दो। तो इस कार्बन की संयोजकता भी पूरी और इसकी भी पूरी, और हमारे पास जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? C2H2। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं इसी से संबंधित। जैसे यदि n का मान हम क्या रख दें? 3 हो। क्वेश्चन है यदि n बराबर 3 हो तो एल्काइन का सूत्र लिखिए। तो n बराबर हम क्या लिख देंगे? 3। तो C3H 2 गुणा 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? C3H 3 दूनी 6, 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 4 बचेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? C3H4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये C3 हो गया, एक जगह त्रिबंध लगा दो, ठीक है, और बाकी ये दूसरा, तीसरा और चौथा H। तो ये सूत्र क्या हो गया? किसका हो गया? एल्काइन का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो एल्कीन है उसका नामकरण कैसे करते हैं, उसके नियम हमने देखे, और नियमों के आधार पे हमने कुछ एल्कीन है उसके नामकरण किए, और उसके बाद में हमने इसमें जो एल्काइन है उसके नामकरण से संबंधित जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं वो हमने देखे। इस प्रकार हम इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए एल्कीन जो है
या एल्काइन है उसको पढ़ सकते हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं और इनका हम अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एल्काइन है उनके नियम कौन से हैं और नियमों के आधार पे कुछ एल्काइन आपको मिलेंगे, उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है।